हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति फिजिक्स क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का पार्ट 2 भाग 2। फिजिक्स जो है ना वो 12th क्लास की दो पार्ट में बांटी हुई है। एक है 1 से लेकर 11 चैप्टर तक, मतलब 1 चैप्टर से 11 चैप्टर तक भाग 1। दूसरा है भाग 2 जिसमें 12 चैप्टर हैं। तो अब हम 11 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब 12वें चैप्टर की तरफ चलते हैं, यानी कि भाग 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा दर्पण। चैप्टर नंबर 1 क्या है? भाग 2 का है, ये है इंटर क्लास का। ये पूरी बुक 1 हो गई, अब तो फिलहाल 1 होगी, लेकिन क्या है कि पहले 2 भाग होते थे, भाग 1 और भाग 2। एनसीईआरटी में भी भाग 2 ही है, भाग 1 और भाग 2 है। तो ये भाग 2 का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा दर्पण। चलो आइए इसके सूत्र शुरू करते हैं। सूत्र शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो भाग 2 है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 2 में चैप्टर कम है, सिलेबस कम है, लेकिन नंबर ज़्यादा है। भाग 2 से ज़्यादा नंबर का आता है, तो इसलिए भाग 2 के जितने भी सूत्र हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सूत्र नंबर 1, परावर्तन का नियम। सूत्र नंबर 1 क्या है? परावर्तन का नियम। क्या है सूत्र नंबर 1? परावर्तन का नियम। कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर कोण R। पहला सूत्र क्या है? परावर्तन का नियम। नियम क्या है? कोण I बराबर कोण R। नंबर 2, अपवर्तन का नियम। अच्छा, कोण I क्या है, कोण R क्या है? कोण I है आपतन कोण, कोण R है परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। अगर परावर्तन की बात कर रहे हैं तो R परावर्तन है, और अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो R क्या है? अपवर्तन कोण है। तो नंबर 2, अपवर्तन का नियम, साइन I बटे साइन R। अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन का नियम साइन I बटे साइन R बराबर n। अब n कह दो या n2 बटे n1 कह दो, बात एक ही है, या नियतांक कह दो, कांस्टेंट कह दो। ऐसे कह सकते हैं अपवर्तन का नियम साइन I बटे साइन R बराबर n, या फिर कह सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1, या बोल सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट यानी कि नियतांक। अच्छा, ये नियम दिया किसने था? इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम है, स्नेल ने दिया था। अब n2 क्या है और n1 क्या है? अपवर्तन होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे किसी तालाब, मान लीजिए कोई तालाब है, उसमें जल भरा हुआ है, तो जब प्रकाश किरण सूर्य से आ रही है और उस तालाब के अंदर जा रही है, तो जो सूर्य होता है, जो वायु वाला माध्यम होता है, जो निर्वात होता है, उसे बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और जो कैसा भी जो विरल से अलग कोई सा भी माध्यम होगा उसे बोलते हैं सघन माध्यम। चाहे वो कांच ले लो या जल ले लो या हीरा ले लो, जिस चीज़ में भी तुम प्रकाश को एंटर करा रहे हो वो सघन माध्यम होगा। किसी भी चीज़ को ले लीजिए। अब इसमें क्या है? स्नेल के नियम में है कि प्रकाश किरण n1 से n2 जा रही है। ये दिखाई दे रहा है एरो का निशान रेड कलर में। तो प्रकाश किरण क्या है? n1 से किस में जा रही है? n2 में जा रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। कह सकते हैं वायु से जल कह दो या कांच कह दो, हीरा कह दो, किसी भी चीज़ में कह दो, उसमें जा रही है।
तो तब है ये स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर N1 N2 बटे N1। अब N2 बटे N1 इसका मतलब समझ लो, जिसने ये मतलब अब समझ लिया, ये मान लीजिए उसके 5 चैप्टर कंप्लीट हैं प्रकाश के, लेकिन जिसकी ये बात नहीं समझ में आई ना, उसके कुछ भी कर लीजिए, वो कितना ही कोशिश कर ले उसके समझ में नहीं आने का, पूरी थ्योरी समझ में नहीं आने की। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, वायु से सघन माध्यम में। ऐसे ले लीजिए, कांच ले लीजिए, वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। अब देखो जहाँ से माध्यम है, जिस माध्यम से जा रही है वो क्या है, नीचे है, और जिसमें जा रही है वो क्या है, ऊपर है। N1 नीचे है और N2 क्या है, ऊपर है। इसका मतलब जहाँ से जाएगी ना वो आधार हो जाएगा, वो बेस होगा, वो क्या होगा, उसका आधार होगा। और जिसमें जाएगी, जिस माध्यम में जाएगी वो ऊपर आएगा हमेशा, वो क्या होगा, ऊपर आएगा। देखो ANG, जैसे इधर देखिए ANG क्या होता है, ANG, A मतलब एयर और G मतलब गिलास, गिलास को बोलते हैं कांच। N है क्या है, N है अपवर्तनांक, N क्या है, अपवर्तनांक। ANG बराबर ANG, A का मतलब हो गया वायु, G का मतलब हो गया गिलास, कांच। अब प्रकाश किरण जो है वो वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। यानी कि ऐसे ले लीजिए, लेंस ले लीजिए अपने, लेंस जैसे चश्मे का लेंस समझिए। प्रकाश किरण कहाँ है, हम सूरज की तरफ से देख रहे हैं, दिन में कुछ चीज़ देख रहे हैं, तो प्रकाश किरण क्या है, वायु से हमारे कांच में जा रही है, यानी कि लेंस में जा रही है। लेंस भी तो कांच है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। जब वायु से कांच में कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसका एक अपवर्तनांक होता है, उसका एक माध्यम होता है, उस माध्यम को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो वो किसको किसके हिसाब से देखते हैं, मैंने बताया था जहाँ से प्रकाश किरण चली है ना उसके हिसाब से देखते हैं, और किस में जा रही है वो उसमें देखते हैं। जैसे A से चल कर G में गई है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी कि हम बात कर रहे हैं कांच की, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष। और जिसके सापेक्ष करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आधार, उसे क्या बोलते हैं, आधार। और आधार हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। आधार मतलब बटे में होता है, जिसे हर बोलते हैं हम। मान लीजिए अगर प्रकाश किरण कांच में ना जाके जल में जाए, कांच में ना जाके क्या करे, जल में जाए, तो यहाँ देखिए ANG के नीचे क्या लिख रहा है, ANW। क्या लिख रहा है, ANW। अब ANW का क्या मतलब है, प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही है, जल में जा रही है। तो जब जल में जा रही है तो अपवर्तनांक भी किसका निकाल लेंगे, जल का। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक है, जल का, क्योंकि प्रकाश किरण किस में जा रही है, जल में जा रही है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्रकाश किरण किस में जा रही है। जिसमें भी जा रही होगी, जिसमें प्रकाश किरण एंटर कर रही होगी ना, वो उसका अपवर्तनांक निकालना, आंसर सीधा वही होगा, उसका अपवर्तनांक निकालना है। अब ये देखेंगे आधार क्या है उसका, किस आधार से जा रही है। जैसे देखिए, आइए WNG क्या है, WNG। चलो देखिए WNG का मतलब, W का मतलब वाटर और G का मतलब गिलास, कांच। यानी कि एक लेंस लीजिए, एक लेंस ले लो, उसके ऊपर क्या रख दो आप, पानी रख दो, लेंस पे, कांच पे पानी रख दो, और फिर उसके नीचे से प्रकाश किरण देखो, इसका मतलब ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कोई प्रकाश किरण पहले तो वायु से जल में गई, फिर जल से कांच में गई, लेकिन हम क्या है, हम देख रहे हैं अगर हमारे लेंस पे जैसे बारिश पड़ रही है, बारिश, और हमारे चश्मे के ऊपर बारिश की बूंद गिरेगी,
क्या हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा? नहीं, दिखाई देगा ना। अब वही बात है, वही कंडीशन है कि हमारे जो चश्मा है उस पर बारिश की बूंद पड़ी है और उसके अंदर से प्रकाश किरण जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे? WNG। WNG का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण जल से गई है और किस में जा रही? कांच में जा रही है। किस में जा रही है? कांच में जा रही है। जब कांच में जा रही है तो हमें अपवर्तनांक भी किसका निकालना होगा? कांच का निकालना होगा, क्योंकि मैंने बताया अपवर्तनांक किसका देखते हैं? कांच का। जिसमें प्रकाश किरण जारी है ना, उसका अपवर्तनांक देखते हैं। अच्छा, जा किससे रही है वो बाद में डिपेंड करता है, वो आधार होता है, और जो आधार होता है वो क्या होता है? नीचे होता है। जैसे ये लिखा है G/W, यानी कि W से जा रही है और G में जा रही है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। ये जो फिजिक्स सेकंड है ना, ये लाइट है, प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश यूनिट जो है तुम्हारी, ये इसी चीज़ पे बेस है, ये इसका आधार है। ये केवल अपवर्तनांक का आधार ही नहीं है, ये पूरी फिजिक्स का जो है, प्रकाश की फिजिक्स का भी आधार है। तो प्रकाश किरण जब जल से कांच में जा रही है तो उसे कहेंगे WNG, यानी कि जल से काय में जा रही है? कांच में जा रही है। इसका मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इतनी बात समझ में आई? चलो, यही है जो भी कुछ है। अब जैसे क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा? क्वेश्चन भी बन सकता है, सूत्र भी बन सकता है। आइए, जब प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है, अब देखो जल से किस में जा रही? कांच में। जल क्या हो गया? WNG, WNG जा रही हो, तब स्नेल का नियम। आइए, स्नेल का नियम, साइन, आइए स्नेल का कह सकते हो या अपवर्तन का कह सकते हो। साइन I/साइन R बराबर WNG। क्या है? साइन I/साइन R बराबर WNG। WNG यानी कि जल से किस में जा रही है? कांच में। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ। इसका मतलब यह है, ये मान लो इसमें जो है 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा इस पे 101%। जिस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ या बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बात तो समझ में आ गई। जब प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है तो क्या होगा? WNG, WNG। आइए नंबर 4, सूत्र नंबर 4, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही हो, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही हो, तब स्नेल का नियम। किस में जा रही है? वायु से कांच में जा रही है। अब देखो, वायु पहले है तो फिर कांच कायम में आएगा बाद में। किसका अपवर्तनांक है? कांच का। इसका मतलब G क्या होगा? ऊपर होगा। G क्या होगा? ऊपर होगा। और A क्या होगा? नीचे होगा, यानी कि G/A होगा। ANG का मतलब क्या हो गया? G/A। सही है। तब स्नेल का नियम, साइन I/साइन R बराबर ANG, साइन I/साइन R बराबर ANG। चलो, मैंने यहाँ देखिए जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं? कोण I बराबर आपतन कोण। I बराबर क्या है? आपतन कोण। R बराबर क्या है? परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। N बराबर क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। N बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। एक बार फिर मैं इसका रिवीजन करा रहा, एक बार फिर से समझ लो इसको, इसका मतलब क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब इस पे 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो पूरे इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है N2/N1, जो कि ऊपर भी लिख रहा है। क्या कह रहा हूँ? जब 1 से 2 में जाती है, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूँ, कह दूँ 2 से 1 में आती है तो क्या होगा? N1/N2, यानी कि जिसमें जा रही है ना वो ऊपर आना। अब विरल सरल कांच जल वो छोड़ दो,
हीरा, जो भी कुछ है वो सब कुछ छोड़ के ये सोच लो कि जिसमें भी प्रकाश किरण जा रही है उसे ऊपर रख दो। जिसमें प्रकाश किरण जा रही वो चमकेगा और ऊपर होगा वही चमकेगा जो भी ऊपर होगा। ठीक है, आइए ANG का मतलब क्या है? प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही है? कांच में जा रही है। अपवर्तनांक किसका निकाल लेंगे? जिसमें जा रही है। जो बाद का होगा वो बाद का अपवर्तनांक होगा। ऐसे ही ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यही है। अगर जिसकी समझ में ये बात आ गई ना, नू मान लो उसकी समझ में फिजिक्स का चैप्टर आ गया, पूरी प्रकाश आ गई उसकी समझ में। नंबर 4, सूत्र नंबर 5 4 जो भी है, आइए देखें। दर्पण की फोकस दूरी। अब बात आ गई है दर्पण की। दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। अच्छा, जो दर्पण होते हैं वो परावर्तन पर काम करते हैं और जो लेंस होते हैं वे अपवर्तन पर काम करते हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। F बराबर R/2। आया ना समझ में? आइए नंबर 5, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर, ये ऐसे लिख रहा है थोड़ा सा अजीब सा, सुन लो पहले ध्यान से। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब F और V और U क्या है? F तो बता दिया फोकस दूरी, F का मतलब हो गया फोकस दूरी। V का मतलब क्या है? V है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। V क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है? वस्तु से दर्पण की दूरी। U क्या है? U है वस्तु से दर्पण की दूरी। और देखो, दर्पण की फोकस दूरी में 1/F प्लस 1/V है। इसे मैं चिन्हित कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ये क्या है? प्लस है इसमें। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ध्यान दिया? V क्या है? प्रतिबिंब। U क्या है? U क्या है? वस्तु। क्या है? वस्तु। अब देखिए सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन, चलो इधर देखो, यहाँ देखिए। रेखीय आवर्धन Y2/Y1 क्या होता है? रेखीय आवर्धन। दर्पण की बात चल रही है, दर्पण की। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बस, या कह सकते हैं I/O, या कह सकते हैं V, छोटा v बटे छोटा u। सही है। अब इसमें केवल एक ही बात ध्यान रखने की है, फोकस दूरी में और रेखीय आवर्धन में केवल एक ही बात ध्यान रखने की है। देखो, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ किसके लिए है? दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। क्या है? Y2/Y1 बराबर I/O बराबर V/U। अब इसमें क्या है? देखो, दर्पण की फोकस दूरी में आया था प्लस। क्या आया था? प्लस। लेकिन इसमें क्या आएगा सूत्र में? इसमें आएगा माइनस। क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, दोनों सूत्र में से एक जगह माइनस लगा दो। या तो Y2 के साथ लगा दो, Y1 के साथ लगा दो, या I के साथ लगा दो, किसी के साथ भी लगा दो, जिसके साथ तुम्हारी मर्जी है।
अब ये सूत्र का क्या मतलब है? अब देखो, अगर हमें y2 और y1 यानी कि विस्थापन या दूरियां दी है तो हम दूरियों के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? दूरियों के रूप में। और अगर हमें दिया है दूरी नहीं दी, मान लीजिए 1% दूरी नहीं दी, ये नहीं कहा, तो सूत्र ले लीजिए m बराबर माइनस के I बटे O बराबर V बटे U। अब ये किसका सूत्र है? ये सूत्र जो है दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का। अब I क्या है? I मतलब इमेज, मतलब प्रतिबिंब, O मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और V बताया था प्रतिबिंब की दूरी, और U बताया था वस्तु की दूरी। समझ में आया ना इतना? सॉरी, समझ में आया भाई? चलो आ जाओ इधर, ध्यान दो। माइनस के I बटे O बराबर V बटे U। नंबर 7, सूत्र नंबर 7, अपवर्तनांक n बराबर, अपवर्तनांक छोटा n बराबर। अच्छा, ये अपवर्तनांक को n भी लिख रखा है, कोई म्यू लिख सकता है, म्यू भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि n ही लिखना है। अपवर्तनांक छोटा n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाता हूँ कि वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, लंबाई या दूरी से क्या मतलब है अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक वास्तव में होता क्या है, अपवर्तनांक वास्तव में होता क्या है तब बताता हूँ, लेकिन सूत्र याद रखना है फिलहाल। सूत्र क्या है? अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। नंबर 8, सूत्र नंबर 8, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इसे लिखते हैं, क्रांतिक कोण को C कहते हैं। क्या कहते हैं? C, छोटा c। तो इसका सूत्र क्या होता है? साइन C बराबर 1 बटे n। साइन C बराबर 1 बटे n। चलो आया समझ में? साइन C बराबर 1 बटे n। अब n अपवर्तनांक है, C क्रांतिक कोण है। C क्या है? क्रांतिक कोण। इसके बाद तो कुछ नहीं है ना? नहीं। चलो आगे आइए, थोड़ा सा इस चीज़ का और ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो मान है या इसके सूत्र हैं वे बहुत ज़्यादा अच्छे से, जितने ज़्यादा अच्छे से ये इस पहले चैप्टर के सूत्र याद कर लोगे ना तो दूसरा तीसरा चैप्टर जब भी समझ में आएगा, वरना आएगा नहीं। देखिए, कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? 3/2। 3/2 कितना होता है कांच का अपवर्तनांक? 3/2। हाँ, जो हम लेंस बनाते हैं ना उसका अपवर्तनांक होता है ये 3/2 या 1.5 या 1.5। जो जल होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है 4/3, 4/3 या 4/3 या इसे भाग दे दो, 4 एकम 4, बच के कितने? 10। 4 कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कितना होता है? 1.3। कांच का अपवर्तनांक ANG, क्या कहते हैं कांच के अपवर्तनांक को? ANG। 3/2 या 1.5। जल का अपवर्तनांक ANW क्या होता है? ANW बराबर 4/3 या 1.33 या 1.33। अच्छा, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.4। कितना होता है? 2.4। हीरे का ज़्यादा होता है, तभी तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। खैर वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, इतना छोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, बस इस चैप्टर में इतना ही है। एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने वीडियो को
लाइक नहीं किया है और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।